हेलो एवरीवन, आइए आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग देखते हैं मेंडलीय नियमों से विचलन। जैसा कि आप जानते हैं सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक पौधों और जंतुओं पर वंशागत के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हर जगह उन्हें मेंडल जैसा रिजल्ट नहीं मिला। कुछ स्थानों पर मेंडल के नियमों का पालन नहीं हुआ, जिन्हें मेंडल के अपवाद के रूप में जाना जाता है। उन्हीं में से एक है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? जब F1 पीढ़ी की संतानों में P1 पीढ़ी के दोनों में से किसी भी जनक का लक्षण प्रकट नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि F1 पीढ़ी की संतानों में P1 पीढ़ी का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने सन 1903 में किया था। इन्होंने मिरेबिलिस जलापा के पौधे में देखा कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी होते हैं, न तो लाल होते हैं और न ही सफेद होते हैं। आप यहाँ देखिए, लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच कराया गया तो F1 पीढ़ी में सब के सब गुलाबी पौधे हुए। कैसे हुए? गुलाबी। जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है और F2 पीढ़ी में हम देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, एक पौधा लाल, दो पौधा गुलाबी और एक सफेद मिलता है। जबकि मेंडल के नियमानुसार क्या होना चाहिए था? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होना चाहिए था, यानी कि 3 पौधा लाल होना चाहिए था और एक सफेद। इसके विपरीत हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला? एक पौधा लाल, 2 गुलाबी और एक सफेद। तो यहाँ पर यह मेंडल के नियम का पालन नहीं हुआ, इसलिए इसे मेंडल के नियम का अपवाद माना जाता है। जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल RR 1, कैपिटल R स्मॉल r 2, स्मॉल r 1। जीनोटिपिक रेशियो तो मेंडल के नियम की ही तरह एक संबंधे दो संबंधे एक रहता है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो जो मेंडल के नियमों में 3:1 था, वह यहाँ पर डेविएट होकर के 1:2:1 हो जाता है। तो यह मेंडल के नियम का अपवाद है, प्राय परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसे आप समझ लें। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण एक तो हमने बता दिया, गुलाबांस, जिसमें पहली बार खोज हुआ था। दूसरा पौधा है एंटीराइनम, उसमें भी गुलाबी और सफेद पुष्प के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो वहां भी इसी तरीके से रिजल्ट मिलता है जैसा गुलाबांस में। और तीसरा देखा गया है एंडलूसियन फाउल, एक प्रकार की मुर्गियां हैं, उनमें जब काले रंग की मुर्गियों का संकरण सफेद रंग के मुर्गियों के साथ होता है तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होती हैं वो नीले रंग की होती हैं, न तो काली होती हैं न ही सफेद होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं? नीली। यानी कि काला रंग पूरी तरीके से सफेद पर प्रभावी नहीं है या सफेद रंग पूरी तरीके से काले पर प्रभावी नहीं है। दोनों का मध्यवर्ती लक्षण ब्लू कलर F1 पीढ़ी में प्राप्त होता है, लेकिन जब इनमें फिर से हम F2 पीढ़ी के रिजल्ट में देखते हैं तो वहां पर पुनः फिनोटिपिक रेशियो 3:1 से डेविएट होकर के 1:2:1 तथा जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1 प्राप्त होता है। मेंडली नियमों के विचलन का दूसरा उदाहरण है सह प्रभाविता, जिसे हम अंग्रेजी में कोडोमिनेंस कहते हैं। जब F1 पीढ़ी की संतानों में दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं
तो उन एलीलों को सह प्रभावी एलील तथा उनकी वंशागति को सह प्रभाविता कहा जाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मवेशियों में कैटिल्स में जब लाल रंग वाले कैटिल्स का संकरण सफेद रंग वाले कैटिल्स के साथ होता है, मवेशी के साथ, तो F1 पीढ़ी में जो संतानें बनती हैं वो न तो लाल होती हैं और न ही सफ़ेद होती हैं। इनके शरीर पर कहीं कहीं पर लाल रंग के बाल पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, अर्थात ये चितकबरे होते हैं। कैसे होते हैं? F1 पीढ़ी की संतानों में लाल रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है। कुछ स्थानों पर लाल रंग के बाल हैं, कुछ स्थानों पर सफ़ेद रंग के बाल हैं, अर्थात F1 पीढ़ी जो है वह कैसी है? चितकबरी है। और इसमें दोनों एलील समान रूप से प्रभावी हैं, सह प्रभावी हैं, इसलिए इसे सह प्रभाविता का नियम कहा जाता है। मेंडल के नियमानुसार क्या होता था? F1 पीढ़ी में P1 पीढ़ी के किसी भी एक जनक का लक्षण आना चाहिए था, जो इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए इसे मेंडल का अपवाद माना जाता है। F2 पीढ़ी में जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक लाल प्राप्त होता है, दो चितकबरे प्राप्त होते हैं और एक सफेद प्राप्त होता है। ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो जो मेंडल के नियमों में 3:1 था, यहाँ पर 1:2:1 हो जाता है। और जीनोटाइपिक रेशियो वही रहता है जो मेंडल के नियमों में था, 1:2:1। तो कोडॉमिनेंस का केस हो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो, दोनों ही दशाओं में यह देखा गया है कि जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है वह 1:2:1 होता है। नियम का जो तीसरा अपवाद है वह है बहुविकल्पता। इसके पहले मेंडल के नियमों में हम लोग पढ़े थे कि प्रत्येक लक्षण का निर्धारण 2 एलील करते हैं, लेकिन जब हम ब्लड ग्रुप की वंशागत का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर 3 एलील ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। जब 2 से अधिक एलील किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं तो उसे मल्टीपल एलिज्म कहा जाता है। बहुविकल्पता रुधिर वर्ग की वंशागति में 3 एलील I0 या I0, IA तथा IB, ये तीनों एलील हमारे पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में एक समय में इन तीनों में से कोई भी 2 एलील हो सकता है। जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन तीनों एलीलों के द्वारा वह IO अगर किसी व्यक्ति में है तो उसका ब्लड ग्रुप O होगा। यदि IO है तब भी उसका ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि यह देखा गया है कि IA एलील IO एलील पर प्रभावी होता है। यदि किसी का जीनोटाइप कॉम्बिनेशन IA है तो निश्चित रूप से उसका ब्लड A ब्लड ग्रुप का होगा। IB IO की स्थिति में व्यक्ति B ब्लड ग्रुप का होता है, क्योंकि IB एलील भी IO पर प्रभावी है। IB होने की दशा में B ब्लड ग्रुप तथा IB एलील होने पर ब्लड ग्रुप AB होता है। यह देखा गया है जब IA एलील IB एलील के साथ रहता है तो उसका ब्लड ग्रुप न तो A होता है न ही B होता है, बल्कि ब्लड ग्रुप AB होता है। यहाँ पर ये दोनों एलील सह प्रभावी हैं, कोडॉमिनेंस हैं। तो एक तरीके से यह AB जो ब्लड ग्रुप वाले हैं कोडॉमिनेंस का भी उदाहरण है। हम कैसे मल्टीपल एलिज्म के केस में जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है कैसे ज्ञात करेंगे, आइए एक फार्मूला है देखते हैं।
कितने टाइप के जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वह n/2 इंटू n+1। सपोज इफ n बराबर 3, n क्या है, एलीलों की संख्या, जहां l क्या है, कितने प्रकार के एलील हैं, टाइप्स ऑफ एलील। यदि एलील 3 प्रकार के हैं तो कितने जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन होंगे, छह प्रकार के। अगर n बराबर 4 ले लें, n/3 का एग्जांपल तो हम देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 प्रकार के एलील से 6 प्रकार के जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम 4 प्रकार के एलील लेंगे तो हमें 10 प्रकार के जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है, अगर एलील 5 प्रकार के हों, 6 प्रकार के हों, तो कितने प्रकार का जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस फार्मूले के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं।